शेख वहीद के यहाँ एक रात। यहाँ गुलबर्ग यादगार पाकिस्तान है, एक बड़ी मीनार के रूप में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहीं करारदादे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सामने रखी थी और यहीं यह प्रस्ताव पास हुआ था कि दीन इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क कायम किया जाए, जिसमें उनकी अपनी हुकूमत के तौर पर हर तरह से वो पाक हो। चुनाचे उसका नाम पाकिस्तान तजवीज हुआ। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज उसी गुलबर्ग में हर छठी कोठी के ऊंचे दर्जे की कॉल का बसेरा है। आज उसी गुलबर्ग में छठी कोठी में ऊंचे दर्जे की कॉल का बसेरा है और यही वह जगह है जहां ऐसी ऐसी हस्तियां बसती हैं जिन्हें पाकिस्तान के हर सरकारी महकमे में दखलंदाजी का हक हासिल है। यहाँ शबाब और शराब के जामों पर लोगों के मुकद्दर बदलते हैं, तरक्कियां हासिल होती हैं, ठेके, रूट परमिट और लाइसेंस मिलते हैं। किसी ने याया खां की रखेल अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी के खाविंद से कहा कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीवी जनरल लिए घूमता फिरता है। तो उसने मुस्कुराकर शराब के जाम की चुस्की भरते हुए कहा, जनाब, हमने समाज में जीने के लिए सोचने का तरीका ज़रा बदल लिया है। हम तो यह सोचते हैं कि यह बीवी तो जनरल साहब की है और हमारी रखेल है, जिसे कभी कभी एक रात के लिए हम भी अपने पास रख लेते हैं। शेख वहीद, ऊंचा कद, तराशी हुई दाढ़ी, सुनहले फ्रेम का चश्मा, हाथों में हीरों की जगमगाती अंगूठियां, जनाब का जाली नोटों का कारोबार है। पेशावर के आगे दर्रा, आदम खेल और इलाका कैर में हर मुल्क की करेंसी मिलती है। 25% से लेकर 50% की दर पर सीधा और साफ व्यापार। एक हाथ दीजिए, दूसरे हाथ से दुगने नोट ले लीजिए। और नोट इस कदर असली कि शायद ही कोई बैंक अधिकारी उसे पहचान सके। हिंदुस्तानी रुपया, रूस का रूबल, अमेरिकी डॉलर सब यहां पर मिल जाता है। दिखावे के लिए उसकी कोठी में एक गेस्ट हाउस है जिसे वहीदा बेगम चलाती हैं और उसका कोड मुझे मालूम था। मैंने सुबह फ़ोन किया और कहा, मोहतरमा, मैंने सुना है गधे आम खाने लगे हैं। तो जवाब मिला, सचमुच? आपने कब देखा? मैंने जवाब दिया, यहीं कोई 6-7 बजे। तो वह बोली, शुक्रिया, हम भी देखेंगे। बातचीत का मतलब यह है कि उसने मेरा आना तस्लीम कर लिया और मेरा आशय यह है कि मैं 6 और 7 के दरमियान वहाँ आऊँगा। शाम 7 बजे कोठी पहुँचा, दरबान को कोड बताया, आदम खेल से आया हूँ, अंगूर लाया हूँ। दरबान ने बड़े अदब से दरवाज़ा खोला और मुझे ड्राइंग रूम में ले गया, जहाँ वहीदा बेगम ने मुझे देखते ही मेरा इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहकर मैंने जवाब दिया और मैं ठगा ठगा सा उसकी तरफ देखता रहा। मैंने जेब में से 200 रुपये निकाल कर उसके सामने धर दिए। उसने मुस्कुराकर पैसे उठाए और मुझे ड्राइंग रूम में ले गई और कहा, तशरीफ़ रखिए जनाब। फिर एक बटन दबाया, साइड का दरवाज़ा खुला, जिसमें से एक एक करके 10 लपलपाते जिस्म बिजलियों की तरह कांधे और मेरे सामने कतार बांधकर जलवागर हो गए। एक से बढ़कर एक हसीन, सभी कमसिन कॉलेज की लड़कियां। मैं उन्हें देखता ही रह गया और सोच रहा था किसे एक रात का हम सफ़र बनाऊं कि तभी मेरे दिमाग ने कहा, ऐसे जिस्म तो पहले भी बहुत मिले हैं, लेकिन जो राज वहीदा बेगम से हासिल कर सकते हो वो इनसे नहीं। इसलिए मैंने कहा, तखलिया। और वह सब की सब जिधर से आई थी उधर ही वापस चली गई। वहीदा बेगम खुद परेशान थी, आंखें फैलाकर बोली, गुस्ताखी माफ़ मियाँ, गुस्ताखी माफ़ मियाँ असलम, इनके अलावा आज हमारे पास और कोई नहीं है। पैसे वापस करने को उसने हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा, तकल्लुफ़ ना करें मैम, आज मुझे सिर्फ आप चाहिए। और वह हैरान होकर बोली, जवान और हसीन लड़कियों को छोड़कर आप मुझ में क्यों दिलचस्पी रखते हैं? तो मैंने कहा, आप सिर्फ हसीन ही नहीं, तजुर्बेकार भी हैं। और फिर न जाने क्यों आज मेरा आप पर दिल आ गया है। वह बोली, मुझे तो 10 बजे के बाद ही फुर्सत मिलेगी। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप एक बोतल विस्की भिजवा दें,
तब तक हम अपनी थकान उतार लेंगे। मुझे एक सजे हुए कमरे में एक कनीज लेके गई। वहाँ डबल बेड लगा हुआ था। चंद मिनटों के बाद वह विस्की सोडा ले आई और बोली, जब भी मेरी ज़रूरत हो घंटी बजा दें, मैं आ जाऊंगी। वह चली गई तो मैं दिन भर की थकावट उतार कर नहाकर जो मैंने पीना शुरू किया तो एक के बाद एक जाम खाली करता चला गया। आधी बोतल पीने के बाद हाथ रोक लिया। 9 बज गए। कनीज को खाना लगाने के लिए कहा। भरपेट खाना खाया और फिर बिस्तर पर फैल कर वहीदा बेगम के इंतजार करने लगा। आखिरकार वह नमूदार हुई। एक कयामत मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसे देख रहा था। एक झटके से मैं पलंग से उठ बैठा और बढ़कर उसे आगोश में ले लिया। हम जाम टकराने लगे। शायद उसे बड़े दिनों के बाद हुस्न का कोई कदरदान मिला था। वह खुलती चली गई। शराब और जिस्मानी तकसीम के नशे में वह मेरी बाहों में बड़बड़ा रही थी। जो कुछ मैं पूछ रहा था वह बता रही थी। शेख वहीद की हकीकत, उन फौजी अफसरों के नाम जो वहाँ आते थे, जिन पाकिस्तानी अधिकारियों से उसका संपर्क था, वह सबके बारे में मुझे बताती चली गई। उसकी बाहों में खोकर भी मैं वे खूनी नज़ारे नहीं भूल पाया जो मैंने आरा बाजार लाहौर छावनी में देखे थे। मरते हुए लोगों की चीख पुकार अभी तक कानों में गूंज रही थी और मैं सोच रहा था इस मुल्क का भविष्य क्या है। यह सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। वहीदा अभी तक सो रही थी। मैं उठकर तैयार होने लगा। नहाकर अखबार देखा। लिखा था लाहौर छावनी में 4 बागियों को गोली मार दी गई और मैं हैरान था इस सफ़ेद झूठ पर। मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों आदमियों को गोलियों की बौछार में धूल चाटते हुए देखा था। कुछ देर में तैयार होकर निकला और वहीदा को अलविदा कहकर फिर कभी आने का वादा करके वहां से शाहनूर स्टूडियो की तरफ चल दिया, जो दिन बिताने के लिए बहुत ही एक सुरक्षित सेफ जगह थी। यहाँ जवान लड़के और लड़कियां फिल्मों में भर्ती होने के लिए अक्सर घर से भागकर आते हैं और कोई एक दूसरे को न अपने सही नाम बताता है और ना ही पता। अगला किस्सा लाहौर से मुल्तान पहुंचने तक का। शुक्रिया।